प्रोग्राम के इस हिस्से में हम उन कानूनी सवालात पर गौर करेंगे कि जिन पर मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में बहुत बात हो रही है। पीटीआई के 26 अरकान पंजाब असम्बली को ऐवान में हंगामा आराई करने पर डीसीट करने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली ने न सिर्फ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है, बल्कि उन्होंने ये कानूनी और आईनी पोजीशन भी ले ली है कि उनको ऐसा करने का इख्तियार हासिल है बतौर स्पीकर। और वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब भी स्पीकर पंजाब असम्बली की तायीद कर रहे हैं इस सारे मामले पर। अरकान पार्लियामेंट की नाअहली किन सूरतों में हो सकती है, आइन का आर्टिकल 62-63 कहता क्या है, ये सारे वो सवाल हैं जो जहनों में उठते हैं इस सारे इशू के बाद। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हैं, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं कानूनी पेचीदगियों के हवाले से, बैरिस्टर असद रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम असद। जी अस्सलाम वालेकुम शिफा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए हमारे देखने वालों के लिए कि आर्टिकल 62-63 जो है, जिसकी बात बहुत होती है और रिपीटेडली साइकिल्स जब चलते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से, किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़, तो इस पर बहुत इशू पर डिबेट होती है। ये कहता क्या है और किन सूरतों में इसमें से नाअहली हो सकती है किसी ऐवान के किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर की या किसी ऐवान के नुमाइंदे की? जी, तो तकनीकियों में गए बगैर आर्टिकल 62, 63, 80 की दहाई आए थे जिस सूरत में है, बाद में 18वीं तरमीम में भी उनमें कुछ तब्दीलियां की गई। तो फिलहाल जो ये प्रोविजंस हैं, 62 ये आपको बताता है कि आप कब तक वो एहलियत रखते हैं असेंबली की रुकनियत के लिए, जबकि 63 कहता है कि इन नुकात की बुनियाद पे आपको नाअहल किया जा सकता है। अब जो सबसे मशहूर इनमें से शिक है, वो जिस तरह आप जानती हैं 62(1)(f) है, जिसमें ये दर्ज है कि अगर एक शख्स सादिक और अमीन नहीं है तो वो इस तरह की असेंबली के लिए एहलियत भी नहीं रखेगा। स्पीकर साहब ने आर्टिकल 63(2) का सहारा लिया है। आर्टिकल 63(2) में ये वाजे है कि जहां स्पीकर को ऐसे लगे कि कोई ऐसा रुकन है जो कि नाअहल हो गया है, तो वो ये सवाल रेफर करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन इसमें अब कुछ सवालात उठ गए हैं, क्योंकि स्पीकर साहब ने जो अपना इख्तियार एक्सरसाइज किया है, पहली बात करने वाली है कि वो इस हद तक बाइख्तियार हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को ये सवाल भेज सकते रेफर हैं, कर ठीक है। सकते हैं। अदालत उज़्मा और लाहौर हाई कोर्ट के भी इस पर फैसले हैं कि जो स्पीकर का ओहदा है वो एक डाक खाना नहीं है। ये स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो खुद आर्टिकल 62 और 63 को सामने रखते हुए ये फैसला करे कि क्या अब मुझे ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने जो हवाला दिया है वो दिलचस्प है। जी आप शिफा साहिबा बहुत करीब से आपने ये देखा हुआ, आपका सहाफती तजर्बा है। उन्होंने हवाला दिया जस्टिस आसिफ खोसा साहब के पैनामा की जी ओपिनियन का, और उन्होंने कहा कि जी अगर माजी में हमने इतनी बार ये देखा, हालांकि मुस्लिम लीग नवाज उसकी चक्की से गुजरा था एक तरह से 62-63 के दायरे से, तो मुझ पे ये वाजिब है बहैसियत स्पीकर कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की रोशनी में ये फैसले करूं। लेकिन आसिफ खोसा साहब की जो ओपिनियन थी, अव्वल तो स्पीकर साहब ने ये वाजे नहीं किया कि 62 और 63 में वो कौन सा प्रोविजन है जिसकी रोशनी में वो इन तमाम अराकीन को नाअहल करना चाह रहे हैं और स्पीकर को ये सवाल, इलेक्शन कमीशन को ये सवाल भेज रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, एक पार्लिमानी निज़ाम है, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये शोर शराबा बार बार डिसरप्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, और ये कहा भी गया है तरीके इंसाफ के मुतालिक कि पार्लिमानी निज़ाम में उनको अपना ये ठीक है। किरदार अदा करना चाहिए, उसको इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो शक क्या है, वो स्पीकर साहब ने अभी तक वाजे नहीं किया। ठीक है, वो अभी दरियाफ्त हो रही होगी वैसे। लेकिन ये कि ऑन अ सीरियस नोट ये बताइए कि स्पीकर साहब ने वैसे अपनी तरफ से तो पीनलाइज कर दिया है इन मेंबरान को, सस्पेंशन हो गई थी 14-15 दिन की, उनको भाई पाबंदी लग गई कि ऐवान के अंदर आप लोग नहीं आ सकते। सो ये सारा मामला तो वो उनके साथ ऑलरेडी कर चुके थे अपनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद डीसीट करने का मामला स्पीकर कर सकता है इस आर्टिकल के तहत, या इलेक्शन कमीशन इस बुनियाद पर कि वो हंगामा आराई कर रहे थे, इस पर डीसीट हो सकता है कोई एमपीए? जी, तो पंजाब असेंबली के रूल्स में आप सस्पेंड कर सकते हैं, आप ये सब कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन नाअहली की हद तक वो सवाल सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को रेफर कर सकते हैं। ये स्पीकर का अपना, उनका दायरा इख्तियार में ये नहीं ठीक है, आता वो कि वो फैसला नहीं खुद उस पर इनको कर नाअहल सकते। कर सकें। नहीं जी। ठीक है, अच्छा, और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से फिर इसको अब देखेगा आपके ख्याल में? वो इंडिपेंडेंटली इसको फैसला करेगा या वो
स्पीकर साहब की ही लाइन लेगा, या मतलब इसको बाइंडिंग तो ना समझा जाए स्पीकर साहब की जो एडवाइस है उसको? नहीं जी, बाइंडिंग नहीं है। ये जरूर है कि स्पीकर साहब इस प्रोसेस का एक तरह से वो आगाज करते हैं, तो उनका जो किरदार है वो अहम है। लेकिन जो हतमी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब उम्मीद तो यही करते हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार होगा वो गैर जानिबदार होगा। लेकिन पिछले 5-6 साल में जो कुछ देखने को मिला है, उसमें चाहे वो मखसूस नशिस्तें हों, इंतखाबी निशानात हों, 2022 का के इंतखाबात हों, उससे पहले 2018 के इंतखाबात हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं रही। ठीक है। अच्छा, और इन एमपीएज में से कोई, अगर मिसाल के तौर पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ईसीपी किसी जी को ये डी सीट कर देता है, नाअहली हो जाती है इनकी, तो इनमें से इन लोगों के पास फिर ऑप्शंस क्या होंगे? ये उसको लेकर वापस इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाएंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपनी सुनवाई करवाएंगे, क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल, उसके बाद आपके पास ये दरवाज़ा खुला हुआ है आपके लिए कि आप फिर हमारी आला अदालतों का पे दस्तक दें। और इस तरह के केसेस पहले लिटिगेट भी हो चुके हैं कि जहां एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए गया है, तो वो शख्स फिर उसके बाद अदालत के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्योंकि इसकी अब एक आईनी हैसियत है, तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये मामला अदालत उज़्मा के आईनी बेंच में जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जुरिस्प्रूडेंस है, शिफा साहिबा जो अभी हवाला दिया है, खोसा साहब की भी जो ओपिनियन थी, जिसका अभी ये कह रहे हैं कि जी हम इसको इसको प्रेसिडेंट के तौर पे इसको कर रहे हैं, इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं, वो 62(1)(f से बात जुड़ी हुई थी। अच्छा, ठीक है, 62(1)(f बिल्कुल। के तहत मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम था कि जी वो कंसीलमेंट हुई, उन्होंने ये पैनामा का ये सारे जो ये प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने दुरुस्त तौर पे बयान नहीं की। और खोसा साहब ने उस पे ही अपना ठीक है। नोट दिया कि जो स्पीकर था वो क्यों गैर फाल था। यहाँ हमें ना तो उस प्रोविजन का हवाला दिया गया है, दूसरा जो काजी साहब की अभी ओपिनियन आई है वो तो ये है कि 62(1)(f) एक सेल्फ एक्सिक्यूटरी प्रोविजन है ही नहीं। तो तकनीकियों में बगैर गए उसमें तो ये कहा गया है कि इसके लिए ठीक है। आपको एक और कानून चाहिए चाहिए होगा। होगा, तो अभी बिल्कुल। गुंजाइश बहुत ज्यादा है, स्पीकर साहब ने इस बात को वाजे नहीं किया। ठीक है। अच्छा, और क्विकली असद साहब ये भी बताइए कि 62, 63 के तहत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर कोई मेंबर वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर उसकी नाअहली बनती है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे या लीगल ग्राउंड्स पे? वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो जी 62(1)(f) का आपने बताया ना, लेकिन इसके बिल्कुल अलावा कंसीलमेंट बिल्कुल ऑफ। एक 62। हाँ, जी जी। जी जी 62(1)(f) है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फिर साथ में है कि जी अगर कोई शख्स मकरूज हो, अगर एक शख्स ने अपनी पाकिस्तान की शरीयत को छोड़ दिया हो, अगर आप इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान हैं तो तब भी आप पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी सलामती है, उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इस तरह के शिक हैं। अगर आपकी खुद एक तरह से एक इनकैपेसिटी है, तो 62 और 63 में ये पूरी एक फहरिस्त दी हुई है। लेकिन इस हद तक कि जी पार्लियामान में आपने इस तरह की डिसरप्शन की, आपने बदतमीजी की, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि जी गालम गलोच बद तहजीबी थी, वो जो जुबान थी मुझे बेतहाशा नामुनासिब लगी, ये बात बेजा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या ये फाइन की हद तक या सस्पेंशन की हद तक अगर बात पूरी नहीं हो सकती थी, अब आपको आईनी सतह पे नाअहली की तरफ आप जा रहे हैं। और आपने देखा ये जो फहरिस्त है, ये जी। काफी संजीदा फहरिस्त है, इसमें वो कौन सा नुक्ता है, ये सवाल है।